इससे पहले वाला टॉपिक हमने गति मोशन पढ़ा था। लास्ट में हमने सारे क्वेश्चन भी देख लिए थे जो कि पीछे परीक्षाओं में पूछे गए हैं, और कुछ एनसीईआरटी बुक से मैंने क्वेश्चन आपको बनाकर यहाँ पे सोल्व करवाए हैं। उसके बाद में हम एक और टॉपिक पढ़ते हैं, बल, जो कि किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा हो, रीट की तैयारी कर रहे हो, या आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, या आप अन्य प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, हर प्रतियोगिता परीक्षा में वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। स्पेशल रीट में मैं आपको बता देता हूँ के अंदर जो दे रखा है वो दे रखा है बल व गति, और बल के प्रकार के बारे में बता रखा है। उसमें पेशीय बल के बारे में दे रखा है, पेशीय बल के बारे में दे रखा है, गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में दे रखा है, उसके बाद में विद्युत फिर विद्युत बल के बारे में दे रखा है, और चुंबकीय बल के बारे में दे रखा है, और इसके बाद में आदि शब्द लगा रखा है। तो इसका मतलब है सारे बलों के बारे में हमें पढ़ना होगा, सारे बलों का प्रकार पढ़ेंगे। घर्षण बल क्या होता है, पेशीय बल क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल से सर्वाधिक क्वेश्चन देखने को मिलते हैं हर प्रतियोगिता परीक्षा। तो वैसे बल के सारे प्रकार ही हमें देखने हैं। और तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं। मैं बता देता हूँ, ये पाठ कक्षा 9th की एनसीईआरटी की बुक पाठ नंबर 8 है, जिसके अंदर आपको बल व गति के नियम दे रखे हैं। गति के नियम तो हम गति के अंदर पढ़ चुके हैं। यहाँ सबसे पहले बल की सामान्य जानकारी हम पढ़ लेते हैं। तो बल होता क्या है? बल होता है किसी वस्तु पर वस्तु को धक्का देना व खींचना, बल कहलाता है। हम किसी वस्तु को धक्का दे रहे हैं और किसी वस्तु को खींच रहे हैं, किसी वस्तु को उठा रहे हैं, वही क्या है? बल है। ये एक एनसीईआरटी की कक्षा 8 के अंदर ये परिभाषा दे रखी है। किसी चीज को क्या देना? धक्का देना, पुश व पुल। धक्का देना व खींचना ही क्या कहलाता है? बल कहलाता है। ये ध्यान रखना। धक्का देने का मतलब है, एक होता है अपकर्षण और अधिकर्षण। धक्का देने को हम कह सकते हैं, एक होता है अभिकर्षण, विकर्षण, और एक होता है अपकर्षण। तो धक्का देना का मतलब होता है अपकर्षण, दूर फेंकना। एक होता है अपकर्षण, एक होता है अभिकर्षण। अभिकर्षण अभिकर्षण का मतलब होता है अपनी ओर खींचना। अधिकर्षण या अभिकर्षण बोलते हैं इसको, ये ध्यान रखना। अपकर्षण और अभिकर्षण, यही क्या है? बल है। उसके बाद में हम ये देखते हैं कि बल की ये परिभाषा, तो ऐसा मानो कि ये पूर्णतः पर्याप्त परिभाषा नहीं है। तो बल की परिभाषा हमें न्यूटन के पहले नियम से मिलती है। तो न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन के प्रथम नियम प्रथम नियम से बल की क्या परिभाषा मिलती है? न्यूटन का प्रथम नियम बल की क्या बताता है? बल की परिभाषा वह अर्थ बताता है। वह अर्थ बताता है। क्या बताता है ये? न्यूटन का प्रथम नियम बल की परिभाषा और अर्थ बताता है। किस तरीके से बताता है? ये कहता है कि बल वह भौतिक राशि है, वह भौतिक राशि है, भौतिक राशि है बल वह भौतिक राशि है। तीन बातें बताता है न्यूटन का प्रथम नियम, कि बल लगाने पर कोई वस्तु की गति में क्या होता है? परिवर्तन होता है। ठीक है। तो बल वह भौतिक राशि है जिससे वस्तु की गति में परिवर्तन होता है। गति या वेग में परिवर्तन होता है। आप ये लिख सकते हो, गतिशील वस्तु के वेग में, गतिशील वस्तु के एक गतिशील गतिशील
वस्तु के वेग में क्या करता है ये, वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है, वेग में परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता है। 2 नंबर बात, बल, जब किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो वह गतिशील कोई वस्तु है, उस पर बल लगाते हैं तो उसके वेग में क्या होता है, परिवर्तन होता है। अगर उसको धक्का दे रहे हैं तो उसका वेग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर उसको खींच रहे हैं तो उसका वेग क्या होगा, कम होगा। वेग में क्या होगा, परिवर्तन होगा। एक कोई स्थिर वस्तु होती है वो गतिशील अवस्था में आ जाती है, ठीक है ना। ये स्थिर वस्तु वस्तु गतिशील अवस्था में आ जाती है, गतिशील अवस्था में आ जाती है। और क्या बताता है अभी गति का प्रथम नियम, गति का प्रथम नियम होता है कि बल लगाने से दिशा में भी क्या हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है, जिससे वस्तु की वस्तु की दिशा में परिवर्तन हो सकता है, दिशा में परिवर्तन हो सकता है। ये बल की परिभाषाएं भी, तीनों की तीनों बातें न्यूटन का प्रथम नियम। उसके बाद में हम थोड़ा सा देख लेते हैं न्यूटन का द्वितीय नियम क्या बताता है, नहीं, सेकंड नियम न्यूटन का। है न्यूटन का द्वितीय नियम के अंदर आप लिख लेना, ये क्या बताता है, ये बल का सूत्र बताता है। बल का सूत्र हो गया, माप हो गई, मात्रा हो गई, बल की विधि हो गई, वो बताता है। ठीक है, तृतीय नियम न्यूटन का तीसरा नियम क्या बताता है, यहाँ ही तीनों लिख लेते हैं, वैसे तो पहले लिखी हुई है। न्यूटन का तृतीय नियम बल की प्रकृति को बताता है, बल की प्रकृति को बताता है, बल की प्रकृति को बताता है। बल की कैसी प्रकृति को बताता है कि बल एकल रूप से कार्य नहीं करता, ये बताता है। बल अनोन्य क्रिया होती है, बल युगम में पाया जाता है, आप ये लिख, बल युगम में पाया जाता है। बल का एकल अस्तित्व संभव नहीं है, एकल अस्तित्व संभव नहीं है। बल, जब दो वस्तुओं की बल के लिए क्या होती है, आवश्यकता होती है। बल के लिए क्या होती है, ये बातें यही बताता है, ये आप लिख लेना। बल के लिए दो वस्तुओं की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है। दोनों वस्तुओं पर बल लगता है, दोनों वस्तुओं पर बल लगता है। अतः बल अनोन्य क्रिया है, अनोन्य अनोन्य क्रिया है, अनोन्य क्रिया है। ये ध्यान रखना, ये मैंने यहीं लिखा दिया, आगे प्रकृति में लिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, दो वस्तुओं के बीच में अंतः क्रिया होनी क्या है, आवश्यक है। और बल कौन सी क्रिया है, ये ध्यान रखना, अनोन्य क्रिया है। अनो नाम ऐसा लिखना भी, अनोन्य। ठीक है, और इन दोनों वस्तुओं के बीच में ना बल के लिए आवश्यक है, बल के लिए आवश्यक है, यह आवश्यक है कि दोनों वस्तु के बीच अंतः क्रिया हो, बीच अंतः क्रिया हो, अंतः क्रिया। स्पर्श करना आवश्यक नहीं है, परंतु दोनों वस्तुओं का स्पर्श करना आवश्यक नहीं है, दोनों वस्तुओं का स्पर्श करना आवश्यक नहीं है, स्पर्श करना आवश्यक नहीं।
आवश्यक नहीं। दोनों वस्तुओं के बीच में अन्योन्य क्रिया होनी आवश्यक है। दोनों वस्तुओं के बीच में अंतः क्रिया होनी आवश्यक है। ये आवश्यक नहीं है कि दोनों वस्तु एक दूसरे के स्पर्श में हो। जो असंपर्क बल होता है वो ऐसा होता है जैसे गुरुत्वाकर्षण बल में दो वस्तुएं आपस में क्या नहीं होती, स्पर्श नहीं कर रही होती। तो आवश्यक को नहीं टाबरो का दोनों वस्तु के हुए स्पर्श करें, ठीक है। पर उनके बीच में क्या होनी जरूरी है, उनके बीच में क्या होनी जरूरी है, अंतः क्रिया होनी जरूरी है, ठीक है। दोनों वस्तुओं के बीच में क्या होनी जरूरी है, अंतः क्रिया होनी जरूरी। ये बातें लगभग जो निकल के आती हैं न्यूटन की गति की 30 आती हैं। तो आप ये लिख लेना थोड़ी सी ये बातें, और इनको अलग से लिखना चाहो तो अलग से नीचे नोट लगा के अलग से लिख। ये बल्कि सामान्य जानकारी मिली अपन। ये बाद में देखो, बल होता है बल, बल का मात्रक देखते हैं। बल का मात्रक, बल को मात्रक क्यों है अभी, बताओ बलों के मात्रक बता। बल का मात्रक तीनों पद्धतियों में देखते हैं। यही बताओगा, देखो मैं कौन बताऊँ अब। टीजीएस पत्ती पड़ गया है पहली, फिर अब पी एस पत्ती पड़ी, अब पी एस पत्ती, फिर एम के एस पत्ती पड़ी, फिर एस आई पत्ती। चारों पत्तियां मात्रक बता दो। इससे पहले आपको बल का सूत्र का पता होना जरूरी है। बल का सूत्र ऑफ फोर्स बराबर होता है एम ए, माह। क्या होता है, माह। एम का अर्थ क्या होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण। इस सूत्र से भी कुछ चीजें निकल के आती हैं, वो मैं आपको बाद में लिखा दूंगा। मुझे बताओ, किसी वस्तु का द्रव्यमान शून्य हो सकता है क्या, किसी वस्तु का द्रव्यमान शून्य होता है? द्रव्यमान कभी शून्य नहीं होता, कुछ ना कुछ द्रव्यमान जरूर होता है किसी वस्तु, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे कोई वस्तु है, जैसे ये मानिए कि दीवार है, दीवार का क्या है, द्रव्यमान, कुछ ना कुछ द्रव्यमान है ना। भार का मान शून्य हो सकता है, पर वस्तु का कुछ ना कुछ क्या होता है, द्रव्यमान निश्चित होता है। तो द्रव्यमान तो कभी शून्य हो नहीं सकता, ऐसा मानो। त्वरण मुझे बताओ, त्वरण जब एक समान गति से कोई वस्तु चल रही है, एक समान वेग से कोई वस्तु चल रही है, क्या एक समान वेग से, एक समान वेग से, समान वेग से कोई वस्तु चल रही है, तो जब एक समान वेग से कोई वस्तु चल रही है तो वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा, तो वहां त्वरण भी क्या नहीं हो रहा, उत्पन्न नहीं हो रहा। त्वरण उत्पन्न नहीं हो रहा, इसका मतलब है उस पर बल का मान क्या है, शून्य है। बल बराबर क्या है, जो नेट बल है ना, नेट बल, नेट बल है वो क्या है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक समान वेग से अगर कोई वस्तु चल रही है तो उसमें त्वरण उत्पन्न नहीं होगा, त्वरण उत्पन्न नहीं होगा तो उस पर कोई बल कार्य नहीं कर रहा है, ये ध्यान रखना। फिर कोई बल कार्य नहीं कर रहा है। तो मुझे ये बताओ, जब त्वरण का मान शून्य होता है तो बल का मान कितना होगा? वहां सूत्र से तो वो चीजें निकल के आ गई, वो नॉर्मल बातें हैं, कहीं लिखाने की इनकी आवश्यकता भी नहीं है, समझ सकते हो आप। इसके बाद में बल का सूत्र वो होता है, सूत्र से हमेशा मात्रक निकलते हैं। चीजिस पत्ती में मुझे बताओ, बल का मात्रक क्या होता है, अप बराबर एम ए सूत्र होता है, एम ए। मुझे बताओ, सीजीएस पत्ती में एम द्रव्यमान को किस में मापते हैं, द्रव्यमान को ग्राम में मापते हैं ना, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, तो किस में मापते हैं, ग्राम में मापते हैं। अब मुझे बताओ त्वरण को, त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो किस में होता है, एम के पत्ती में होता है। तो यहाँ सेंटीमीटर, त्वरण का वेग बटा समय लगाकर सूत्र लगा लो, वरना आप सीधा लिख सको मीटर के स्थान पर सेंटीमीटर। आप त्वरण का सीधा ही याद रखना, भी वेग का सीधा याद रखना, मीटर प्रति सेकंड। एम के पत्ती में बता रहा हूँ, ये एम के और चीजेस ऐसा ही पत्ती में, और त्वरण को मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो मुझे बताओ, यहाँ पे मीटर के स्थान पर क्या आएगा, यहाँ से सेंटीमीटर में मापेंगे दूरी को, सेंटीमीटर आ गया, और बट्टा सेकंड का क्या होगा, सेकंड स्क्वायर आ गया। ओ क्या मात्रक होगी भी, सीजीएस पत्ती में मात्रक, या इसको किससे दर्शाते हैं, डाइन से दर्शाते हैं, डाइन से। एक न्यूटन के अंदर कितने डाइन होते हैं, 10 की पावर 5 डाइनो है। अब बताओ, ये चीज़ें सारी की सारी वहाँ पहले पढ़ गया या कौन पढ़ी, काम आवे नहीं पढ़ी। देखो भी साउल ढंगू पढ़ लियो, ऐसी चीज़ें ढंगू नहीं पढ़ोगा नहीं तो रोड़ो बाज जाऊगा क्या फिर। और अब आन ढंगू पढ़ लियोगा, एक कर बढ़िया साइंस कंप्लीट कर लियो तो बार बार पढ़ने की जरूरत कौन पड़े। यून कितनी बार पढ़ बोक ही फायदा की बात को नहीं है। नकली नोट्स बना के पढ़ोगा भाई बात, इनकी तरह पढ़ ली हो,
क्या की तैयारी कर ली हो साइंस आओगा प्रश्न पूरा सही को तो मैं थाने एक एक चीज़ एनसीईआरटी में बताने ला रही हूँ आने बढ़िया तरीके पढ़ लियो प्रश्न काट लियो नहीं काचा काटोगा फिर ये ठीक है तो इंगो मात्र लाइन आ गयो नहीं इंगो और काट दियो पीएस पत्ती को इंग के जोरा जिंगो काट देगा तो सेम ही है द्रव्यमान को किस में मापते हैं पाउंड में मापते हैं या पाउंड में नापते हैं पाउंड पाउंड में मापते हैं ठीक है और उसको किस में मापते हैं मीटर प्रति सेकंड होता है तो त्वरण को क्या मापते हैं सेंटीमीटर के स्थान पर फुट आ जाएगा फुट बट्टा सेकंड के स्थान पर सेकंड स्क्वायर इसमें सेकंड से मापते हैं सेकंड स्क्वायर यो मात्र किंग अब पीएस पत्ती इन शॉर्ट में नाम पाउंडल दे दियो पाउंड ले और लाग गयो शॉर्ट में पाउंड नाम दे दियो एम के पत्ते में एम के पत्ते में के जोरा असर तो लगाओ द्रव्यमान को केजी में मापते हैं ओलियो केजी और मीटर प्रति सेकंड ये एम के पत्ती और एसआई पत्ती में इसका शॉर्ट नाम क्या दे दिया गया न्यूटन दे दिया गया क्या दे दिया गया एंग मात्रक हो गया बल का मात्रक आ गया और बल कौन सी राशि होती है बल एक सदिश राशि होती है बल क्या होती है बल एक सदिश राशि होती है इसकी क्या होती है दिशा होती है ये ध्यान रखना बल की ठीक है इसके बाद में बल के प्रकार के बारे में देखेंगे बल के कितने प्रकार होते हैं अलग अलग बल के प्रकार होते हैं भी बल की परिभाषा आपने बताई दी है बल होता है वो वस्तु के आकार और आकृति में परिवर्तन कर सकता है ये आपको पता ही है अभी नोट लगा के कहीं लिखना चाहो तो नोट लगा के एक और पॉइंट लिख लेना बल किसी वस्तु पे मैं बल लगा रहा हूँ वो वस्तु की आकृति में परिवर्तन कर सकता है बल वस्तु की आकृति में परिवर्तन कर सकता है कक्षा 8 की बुक के अंदर लिखा हुआ है बल वस्तु की आकृति व आकार में परिवर्तन कर सकता है आकृति व आकार में परिवर्तन कर सकता है ठीक है ये बातें दो ध्यान रखना इसके बाद में हम देखते हैं बल के प्रकार बल के प्रकार बल के बल के प्रकार अलग अलग तरीके से अब बांटेड है बल का प्रकार देखो एक तो आपको संपर्क बल व असंपर्क बल ठीक है इसको अनुभव के आधार पर बोलते हैं अनुभव के आधार पर एक संतुलन के आधार पर तुलन के आधार पर बोलते हैं और एक मूल कण प्रकृति के आधार पर मूल कण प्रकृति के मूल बल बोलते हैं जिसको ऐसा ही लिख लो प्रकृति के मूल बल चार हैं ये मूल ठीक है इन तीन तरीके से बलों को क्या विभाजित किया गया है ध्यान रखना ठीक है संतुलित बल असंतुलित बल वो मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से प्रकार बताए गए तो अनुभव के आधार पर बल को दो तरीके से विभाजित किया गया है बच्चों तरीके से किया गया है दो तरीके से एक तो संपर्क बल और एक असंपर्क बल दूसरा असंपर्क बल या क्षेत्रीय बल ठीक है हम ये कह सकते हैं दूरी के आधार पर या अनुभव के आधार पर तो इस तरीके से विभाजित किया दूसरा संतुलन के आधार पर दो तरीके से विभाजित किया गया संतुलित बल और असंतुलित बल उसके बाद में प्रकृति के मूल बल है जो चार बलों को प्रकृति के मूल बल के रूप में बताया गया है वह एक नंबर गुरुत्वाकर्षण बल
गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल और दुर्बल नाभिकीय बल, दुर्बल नाभिकीय बल। बारे में एक एक करके बहुत बढ़िया तरीकों सब बलों का प्रकार पढ़ना है अपन। ठीक है, इतने बलों के प्रकार पढ़ने तो पहले आप अनुभव के आधार पर लगा लीजिए इनके पर। संपर्क बल और असंपर्क बल, क्षेत्रीय बल। ठीक है, संपर्क बल और असंपर्क बल। अनुभव के आधार पर, अनुभव के आधार पर, अनुभव के आधार पर। ठीक है, अनुभव के आधार पर दो तरीके से बल होते हैं भी। सबसे पहले एक नंबर यहाँ लिख लेते हैं, संपर्क बल, संपर्क बल, असंपर्क, असंपर्क बल तो क्षेत्रीय बल कहते हैं, क्षेत्रीय बल। संपर्क बल कौन सा होता है भी? वह बल नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, दो वस्तु एक दूसरे के संपर्क में होंगी जब जी बल लगाओगे भी संपर्क बल का वहां। जब दो वस्तु एक दूसरे के संपर्क में न हुए, कुछ न कुछ दूरी पर होंगी, तो भी वहां बीच में बल लगने लगे बिना संपर्क। संपर्क बल वह बल होता है जिसमें दोनों वस्तु एक दूसरे के संपर्क में होंगी, एक दूसरे के संपर्क में होंगी या स्पर्श कर रही होंगी, स्पर्श या छू रही होंगी, यही होंगी, एक दूसरे को स्पर्श कर रही होंगी या छू रही होंगी, वो होता है संपर्क बल। ठीक है, संपर्क बल के उदाहरण मुझे बताओ। संपर्क बल के उदाहरण, एक दो पेशीय बल होता है ना, पेशीय बल जो पशु होते हैं, मानव होते हैं, हम कोई काम करते हैं, जैसे मैं वजन उठा रहा हूँ मांसपेशियों से। ठीक है ना, कोई जो घोड़ा है वो गाड़ी को लेके जा रहा है तो वो मांसपेशियों से कार्य कर रहा है, वो होता है पेशीय बल। उसमें स्पर्श होते हैं ना दोनों चीजें, पेशीय बल। उसके बाद में और मुझे बताओ घर्षण बल। घर्षण बल भी दो वस्तु क्या होती हैं, आपस में स्पर्श होती हैं, घर्षण हो रहा होता है, तो घर्षण बल। 3 नंबर तनाव बल, तनाव बल। जब कोई डोरी पर कोई वजन लटका हुआ है नीचे की ओर, तो उसके ऊपर की ओर जो बल लग रहा है, उसमें जो तनाव उत्पन्न हो रहा है उसको बोलते हैं तनाव बल, वो भी एक स्पर्श बल, संपर्क बल का क्या है, उदाहरण है। और इसके बाद में 4 नंबर पेशीय बल, घर्षण बल, तनाव बल। एक होता है उत्प्लावन बल, उत्प्लावन बल वो लगता है जल, जल में कोई वस्तु है वो ऊपर की ओर एक बल लगाती है जल, ठीक है ना, उसे उत्प्लावन बल बोलते हैं। तो ये बल किसके उदाहरण है भी? ये बल होते हैं संपर्क बल के उदाहरण। उसके बाद में असंपर्क बल, जिसमें दोनों वस्तु निश्चित दूरी पर होती हो, दोनों वस्तु स्पर्श व स्पर्श न करे, न करे, और तब उनके बीच में जो बल लगता है ना, उसको क्या कहते हैं, असंपर्क बल कहते हैं, ध्यान रखना। उसको क्या कहते हैं, असंपर्क बल बोलते हैं, जिनमें दोनों वस्तु है ना एक दूसरे के क्या नहीं हो, संपर्क में नहीं हो, दूरी पर कार्यरत होता है ये बल। ठीक है, तो दोनों वस्तु स्पर्श न करे तब जो बल लगता है ना उसको बोलते हैं असंपर्क बल कहते हैं। दोनों वस्तु क्या होते हैं, दूरी पर कार्यरत बल होता है ये, यह बल होता है ना, यह बल दूरी पर कार्यरत होता है, दूरी पर कार्यरत होता है। इनमें दोनों वस्तु क्या नहीं करती, एक दूसरे पर स्पर्श नहीं करती। तो जैसे इसके उदाहरण बताओ, उदाहरण, उदाहरण बताओ मुझे। गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल
ये जब दो वस्तु आपस में स्पर्श थोड़ी करती हैं, गुरुत्वाकर्षण बल में दो वस्तुओं के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। इसके बाद में गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में मुझे बताओ। विद्युत बल, फिर विद्युत बल बोलते हैं जिसका पूरा नाम लिख देते हैं, विद्युत बल। चुंबकीय बल, जो चुंबकीय ध्रुवों के बीच में लगता है, चुंबकीय बल। मुझे बताओ, जब दो चुंबकों को स्पर्श करने की आवश्यकता थोड़ी होती है, आप इतने अंतर पर दो चुंबकों को रखना, वो आपस में क्या कर लेंगी, आकर्षण एक दूसरे को खींच लेंगे। उनके बीच में बल लग रहा है ना, वो स्पर्श थोड़ी है दोनों चुंबक, तो वो चुंबकीय बल होता है। दो आवेशों के बीच में बल लग रहा है तो वो क्या बोलते हैं, स्थिर विद्युत बल बोलते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल, दो वस्तु दूर दूर पर होती हैं तब जो बल लगता है उसको बोलते हैं। ठीक है, और नाभिकीय बल भी इसी का उदाहरण है, नाभिकीय बल। ठीक है ना, ये बल कौन से है, असंपर्क बल के उदाहरण, तो ये ध्यान रखना भी। के बाद में आप मुझे ये बताओ, आगे वाला पढ़ेंगे हम, संतुलित बल व असंतुलित बल। अनुभव के आधार पर पढ़ लिया, उसके बाद में आगे वाला देखो भी, इसके ये प्रकार है ना, जो पेशीय बल हुआ, घर्षण बल हुआ, इनको जो उत्प्लावन बल हुआ, इनको हमें पढ़ना है। ठीक है, फिर विद्युत बल हुआ, गुरुत्वाकर्षण बल हुआ, चुंबकीय बल हुआ, ये इन तरीके से प्रकार में अलग अलग बांट गए इन्हें, और लास्ट में अपन के पढ़ लेंगे, एक एक करके पढ़ लेंगे। पेशीय बल पढ़ लेंगे, घर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, स्थिर विद्युत। ठीक है, चलो तो अगली में आप थोड़ा सो के बारे में देख लिया, कौन से, संतुलन के आधार पर, संतुलन के आधार पर ना, संतुलन के आधार पर, के आधार पर, ये इंपॉर्टेंट है भी, ये कक्षा 9th की बुक के अंदर दे रखे हैं, बल और असंतुलित, संतुलित बल और असंतुलित बल, असंतुलित, संतुलित बल घिसा में टावरो बताओ रे, संतुलित बल, संतुलित बल घिसा में, जब एक वस्तु पर, मुझे ये बताओ, अड़ कोई वस्तु है एक, इन पर आप के लगान ला रहे हैं, बल लगान ला रहे हैं, अप ई साइड लगान ला रहे हैं, अफ ई साइड लगान ला रहे हैं, 5 न्यूटन बल इनू लगान ला रहे हैं, 5 न्यूटन बल इनू लगान ला रहे हैं, आ वस्तु गति करेगी ना, गुरुजी कौन करे, गति कौन करे, तो ये वस्तु संतुलित अवस्था में रहेगी, इसलिए इस बल को क्या कहते हैं, संतुलित बल कहते हैं। ऐसे विभिन्न बल, ऐसे विभिन्न बल अगर किसी वस्तु पर एक या एक से अधिक या दो से अधिक बल अगर कार्य कर रहे हैं, और उनका टोटल जो कुल योग है ना, नेट बल है, उनका मान कितना है, मुझे बताओ, 5 न्यूटन इस पर लग रहा है, 5 न्यूटन इस पर लग रहा है, तो इनका नेट मान कितना होगा, ये जो विपरीत दिशा में लग रहा है, इसलिए एक पर माइनस का चिन्ह आ जाएगा, तो 5 न्यूटन माइनस 5 न्यूटन बराबर कुल जो नेट बल लग रहा है वो उस पर 0 लग रहा है, वो संतुलित बल होता है। जब किसी वस्तु पर दो से अधिक बल लग रहे हैं और वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा है, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसका मतलब है वो कौन सा बल है, संतुलित बल। और संतुलित बल में कुल नेट बल का मान कितना होता है, 0 होता है। संतुलित बल लगाते हैं तो मुझे बताओ, संतुलित बल में वस्तु की आकृति और आकार में परिवर्तन हो सकता है, हाँ गुरुजी, इन्नू लगाऊंगा 5 न्यूटन, इन्नू लगाऊंगा 5 न्यूटन, वस्तु की आकृति और आकार में परिवर्तन हो सकता है, पर वस्तु क्या नहीं होती, गतिशील नहीं होती। असंतुलित बल कौन सा होता है भी, असंतुलित बल वह बल जिससे वस्तु क्या हो जाती है, वस्तु को गति कराने में, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कराने के लिए ये बल क्या होता है, आवश्यक होता है। जब किसी वस्तु पर दो से अधिक बल लग रहे हैं और जिससे वस्तु की स्थिति में क्या हो जाए, परिवर्तन हो जाए, उस बल को असंतुलित बल कहते हैं। और जब असंतुलित बल किसी वस्तु पर लगता है ना, तब उनमें जो कुल नेट बल का मान क्या नहीं होता है, 0 नहीं होता है, क्या नहीं होता है, 0 नहीं होता है। असंतुलित बल के कारण ही कोई वस्तु क्या होती है, गतिशील रहती है। मुझे बताओ, असंतुलित बल, कोई वस्तु है वो एक समान वेग से क्या है, गतिशील है, एक समान वेग से गतिशील है, तो उसकी स्थिति में अगर परिवर्तन नहीं होगा, अगर वो धीरे धीरे रुक जाएगी, इसका मतलब है उस पर असंतुलित बल कार्य कर रहा है। ठीक है, अगर वो उसी वेग से अगर जा रही है, इसका मतलब है उस पर असंतुलित बल कार्य नहीं कर रहा। अगर वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करने के लिए कौन सा बल होता है, असंतुलित बल। एक समान वेग से गतिशील है, इसका मतलब है संतुलित बल कार्य कर रहा है उस पर, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा है। वस्तु की स्थिति में परिवर्तन तभी होगा जब उस पर कौन सा बल लगेगा, असंतुलित बल लगाओ टाबरो। तो संतुलित बल में लिख लियो भी, यदि वस्तु पर एक
से अधिक बल लग रहे हैं, संतुलित बल का नीचे लिख लो। यदि किसी वस्तु पर एक से अधिक बल लग रहे हैं, यदि किसी वस्तु पर एक से अधिक बल लग रहे हैं और वस्तु की गति और स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा, और वस्तु की गति और स्थिति में, वस्तु की गति और स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा, अगर वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर रह रही है, गतिशील है तो गतिशील रह रही है, इसका मतलब है उस पर जो बल कार्य करता है वो संतुलित बल कार्य। वस्तु की गति और स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा, तो ऐसे बल को संतुलित बल कहते हैं, तो ऐसे बल को संतुलित बल कहते हैं। संतुलित बल में, संतुलित बल में कुल नेट बल, कुल नेट बल, कुल नेट बल का मान शून्य होता है, का मान शून्य होता है, शून्य होता है। जैसे ये कोई वस्तु है, अभी इसका डायग्राम बना लेना। इस पर यहाँ से अफ बल लग रहा है, यहाँ से भी अफ वन लग रहा है, यहाँ पर अफ टू लग रहा है, यहाँ पर अफ थ्री बल लग रहा है, यहाँ पर अफ फोर बल लग रहा है, ऐसे बल लग रहे हैं। तो संतुलित बल है ना ये, तो इसका मतलब है अफ वन सदिश प्लस अफ टू सदिश प्लस अफ थ्री सदिश प्लस अफ फोर सदिश, इसका मान कितना होता है? शून्य होता है। कुल नेट बल का मान कितना होता है? शून्य होता है। ये नीचे अब मुझे बताओ, संतुलित बल लग रहा है किसी वस्तु पर, या तो वस्तु स्थिर है तो स्थिर रह रही है, या गतिशील है ना तो वो नियंत्रण उसी वेग से गतिशील रह रही है। तो मैंने ये बताओ टाबरो, इन त्वरण कितना उत्पन्न होगा संतुलित बल में? संतुलित बल में त्वरण का मान क्या होता है? शून्य होता है। इसमें त्वरण उत्पन्न नहीं होता। आप लिख सकते हो संतुलित बल जब किसी वस्तु पर लग रहे हैं तो त्वरण उत्पन्न नहीं हो रहा। अगर वो एक समान वेग से गतिशील है तो वो एक समान वेग से गतिशील, ठीक है ना। इसके बाद में आप लिख सकते हो संतुलित बल वस्तु की आकृति व आकार में परिवर्तन कर सकता है। नीचे लिख लो, संतुलित बल किसी वस्तु की आकृति और आकार में क्या कर सकता है? परिवर्तन कर सकता है, ठीक है। ये बाद में एक लाइन और लिख लो, कोई वस्तु समान वेग के साथ केवल तभी गतिशील रह सकती है, कोई वस्तु समान वेग के साथ केवल तभी गतिशील रह सकती है जब उस पर लगने वाला बाह्य बल, जब उस पर लगने वाला बाह्य बल, जब उस पर लगने वाला बाह्य बल संतुलित बल हो, जब उस पर लगने वाला बाह्य बल संतुलित बल हो, लगने वाला बाह्य बल संतुलित बल हो। बस ये तो पता ही है आपको, नियत वेग से वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। उसके बाद में असंतुलित बल के अंदर लिखो, यदि वस्तु पर एक से अधिक बल हैं, लग रहे हैं, यदि किसी वस्तु पर एक से अधिक बल लग रहे हैं और वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है तो वहां असंतुलित बल कार्य करता है। वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है तो वहां असंतुलित बल कार्य करता है, ठीक है ना। असंतुलित बल में कुल नेट बल, कुल नेट या परिणामी, कुल परिणामी बल, कुल परिणामी बल, कुल नेट बल का मान कभी शून्य नहीं होता। कुल नेट बल का मान क्या नहीं होता? शून्य नहीं होता, शून्य नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये कोई वस्तु है, इस पर यहाँ से अफ वन बल लग रहा है, ठीक है, और यहाँ से अफ टू बल लग रहा है, ठीक है, यहाँ से अफ थ्री बल लग रहा है, ठीक है। तो अब मैं ये कह सकता हूँ कि एफ वन प्लस एफ टू प्लस सदिश प्लस एफ थ्री सदिश का मान कभी शून्य नहीं हो सकता। ठीक है, ध्यान रखना, ये असंतुलित बल होता है। किसी वस्तु को, किसी वस्तु को सतत गतिशील बनाए रखने के लिए, किसी वस्तु को सतत गतिशील बनाए रखने के लिए एक असंतुलित बल की आवश्यकता होती है। किसी वस्तु को नियंत्रण गतिशील बनाए रखने के लिए क्या होती है कि घर्षण बल लगता है भी, तो नियंत्रण घर्षण बल का मान कभी शून्य नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना। अगर आप नियंत्रण किसी वस्तु को गतिशील बनाए रखना चाहते हो ना, तो उस पर कुछ ना कुछ असंतुलित बल लगना जरूरी है। वास्तविकता तो यही है, ठीक है। क्योंकि असंतुलित बल नहीं लगेगा तो उसमें घर्षण बल, ऐसी कोई स्थिति नहीं होती जिसका घर्षण बल का मान शून्य हो सकता है, कम हो सकता है, शून्य कभी नहीं होगा। तो आप लिखना कि किसी वस्तु को सतत गतिशील बनाए रखने के लिए असंतुलित बल की क्या होती है? आवश्यकता होती है। असंतुलित बल की क्या होती है? आवश्यकता होती है। असंतुलित बल की क्या होती है? आवश्यकता। ठीक है, तो भी आगे और क्या रह गया इसमें?
आगे वाले 4 प्रकार देखेंगे अभी। मूल बल के बारे में देखेंगे, मात्रक वगैरह हमने देख ही लिए। ठीक है भी, ये हमने कंप्लीट कर लिया संतुलित बल और असंतुलित बल। इससे आगे जो मूल बल हैं उनके बारे में क्या देखेंगे, कल देखेंगे नॉर्मल, फिर एक एक बल को हम बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। इसमें जो ये प्रकार पढ़ेंगे तो वो आगे मूल बल में अलग अलग देख लेंगे, ये पढ़ने ही है। देखो भी, संतुलित बल, असंतुलित बल, संपर्क बल, असंपर्क बल, ये तो पढ़ लिया हमने नॉर्मल, इनके बारे में पता चल गया। पर जो संपर्क बल के कुछ प्रकार हैं, जैसे पेशीय बल हुआ, घर्षण बल हुआ, ठीक है, असंपर्क बल के कुछ प्रकार हैं, ठीक है ना, गुरुत्वाकर्षण बल हुआ, विद्युत चुंबकीय बल हुआ, प्रबल नाभिकीय बल हुआ, दुर्बल नाभिकीय बल हुआ, के बारे में हमें क्या पढ़ना है, एक एक करके बढ़िया तरीके विस्तृत पढ़ना है। तो कल से हम ये शुरू कर लेंगे। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, पेशीय बल और घर्षण बल के बारे में देखेंगे, फिर उसके बारे में धीरे धीरे गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल, प्रबल नाभिकीय और दुर्बल नाभिकीय बल के बारे में। चलो ठीक है, जय हिंद, जय भारत।